Dear students, in the previous class we have discussed NCERT History Chapter 2. Today we are going to discuss the next part of Chapter 2. The first topic is a changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grasslands. This, in turn, led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, and cattle, i.e., animals that survived. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about hunting and rearing these animals themselves. Fishing also became important. तो प्रिय छात्रों, प्रीवियस क्लास में मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 2 का अध्ययन किया था। आज हम जो अगला टॉपिक है उस चैप्टर का उसे डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला है चेंजिंग एनवायरनमेंट। लगभग 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी के वातावरण में अचानक परिवर्तन होना शुरू हुआ। पृथ्वी की जलवायु थोड़ी गर्म हुई। इससे अनेक क्षेत्रों में घास के मैदान बने और इससे बहुत सारे जो जानवर थे उसकी उत्पत्ति हुई। डियर, एंटीलोप, गोट, सीप एंड केटल, ये एनिमल सब अस्तित्व में आया। अब जो व्यक्ति उन जानवरों का शिकार करना चाहें वो अब उनके फूड हैबिट्स की ओर ध्यान देने लगे। वो किस सीजन में बच्चे देते थे, ब्रीडिंग्स का जो सीजन्स था उसको भी फॉलो करने लगे। इसके लिए वो लोग उनके पीछे घूमते और उनके मूवमेंट्स का अध्ययन करते थे। इसके अतिरिक्त इस कालखंड में जो मछली पकड़ना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, यानी इस कालखंड में लोग मछली पकड़ना भी शुरू कर दिए थे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। दिस वाज लेट ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animals to be tamed was the wild ancestors of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. Often people protected these animals from attack by other wild animals. This is now they became herders. तो पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि पहले जो आरंभिक मानव थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे, लेकिन अचानक से जलवायु में परिवर्तन के बाद जो ग्रासलैंड्स की उत्पत्ति हुई, नए नए एनिमल्स का प्रादुर्भाव हुआ, तो वो चीज़ उन्हें पशुपालन की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया। इसके लिए वो लोग तरह तरह के तरीकों को अपनाए। उन जंगली जानवरों को आकर्षित करने के लिए उनके अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ कुछ उनके भोजन का प्रबंध करने लगे जिससे वो आकर्षित होते थे। फिर इन जानवरों को पकड़कर वो पालतू बनाते थे। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि मानव ने जो सबसे प्रथम जानवर को पालतू बनाया उसमें डॉग था। डॉग का एंसेस्टर, आज जो डॉग है उसका पूर्वज। इसके अतिरिक्त वो लोग और भी अन्य एनिमल्स को टेम किए, पालतू बनाए। गोट, सीप, इन एनिमल्स को वो लोग पालतू बनाना शुरू किया और वो कहा जाए तो अब वो हर्डर्स हो गए, अर्थात पशुपालक हो गए। साथ ही अगर खेती की बात करें, कृषि की बात करें, तो आरंभिक मानव के जो अवशेष मिले हैं उसमें पहले जो कुछ नेचुरली व्हीट और गेहूं और जौ के
उगने का प्रमाण मिला। इससे वो लोग अब इसको कलेक्ट करके ग्रेन्स के रूप में एक जगह उगाना शुरू कर दिए और इस तरह से वो लोग फार्मर्स बन गए। तो अर्ली ह्यूमन्स जो हंटर गैदरर्स थे, अब वो लोग फार्मर्स और हर्डर्स बन गए, अर्थात कृषक और पशुपालक बन गए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज डोमेस्टिकेशन. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often, plants and animals that are tended by people became different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have a strong stalk capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. Almost animals, those that are relatively gentle, are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. तो अब मानव ने डोमेस्टिकेशन प्रारंभ किया और साथ ही साथ कृषि, तो उसमें वो लोग जिन चीज़ों को चुनते थे कृषि के लिए, वैसी चीज़ों को चुनते थे जिसका ग्रेन्स जो होता था, फूड ग्रेन्स होता था, वो साइज में थोड़े बड़े हो, साथ ही उसके तना भी ऐसे हो ताकि वो पकने तक इन चीज़ों को अपने तना में उसका भार वजन कर सहन कर सके। इसके अतिरिक्त वो जिन जानवरों को भी पशुपालन के लिए चुनते थे तो वो भी देखते थे कि वो क्या हो, तो ह्यूमन फ्रेंडली हो, ज़्यादा वो खतरनाक जानवर ना हो, साथ ही उसके जो टीथ है वो छोटे हों अपेक्षाकृत। इस तरह से वो लोग इन जानवरों को चुनकर और जो नेचुरली फूड ग्रेन्स थे उनको चुनकर उनमें से जानवरों को पालना शुरू किया और फ्रूट ग्रेन्स को उगाना शुरू किया। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. तो डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस धीरे धीरे अस्तित्व में आया और ये लगभग आज से 12,000 वर्ष पहले ही इनकी शुरुआत हुई, यानी जीवों को पालतू बनाने का जो स्टार्ट माना जाता है वो आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले माना जाता है। और इसके अतिरिक्त वो लोग व्हीट और बार्ली को भी उगाना शुरू कर दिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases, years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. अब एक नए जीवन की शुरुआत हुई। इससे पहले जो मानव घुमंतु थे, कृषि और पशुपालन के शुरू होने से अब वो लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे। क्योंकि अगर हम कोई फसल बोते हैं तो उसकी देखभाल के लिए, अन्य जीवों की रक्षा के लिए, उसमें जो पानी देने, सिंचाई के लिए और उनमें खरपतवार को हटाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें उनको का प्रॉपर देखभाल करना होता था और इसके लिए हमें एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना होता था। अर्थात एनिमल्स को भी हम अगर डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, पालतू बना रहे हैं, तो वो भी अब उनका ब्रीडिंग सीजन क्या होगा, किस समय बच्चे देंगे, इस तरह से उनके लिए भी हमें समय देना होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि और पशुपालन के प्रारंभ होने से अब मानव की जीवन थोड़ी बदल गई और एक सेटल्ड लाइफ, अर्थात वो व्यवस्थित रूप से और अस्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगे। यहाँ आप बगल में देख सकते हैं साथियों कि वेज इन विच ग्रेन्स वाज यूज्ड। ग्रेन्स का क्या क्या उपयोग होता है? एज ए सीड, बीज के रूप में, एज ए फूड, भोजन के रूप में, एज गिफ्ट्स,
उपहार के रूप में भी हम एक दूसरे को देते हैं। स्टोर्ड फॉर फूड, और भोजन के लिए उसे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जाता है। दीज आर द यूजेज ऑफ द फूड ग्रेन्स। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. अब हम देखते हैं कि जब फूड ग्रेन्स के इतने सारे उपयोग है तो मनुष्य अब उसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के और अन्य अन्य चीज़ों के बर्तन बनाने लगे, बुनने लगे, और इसके अतिरिक्त टोकरियाँ बुनने लगे, और इसके अतिरिक्त वो ज़मीन के अंदर गड्ढा करके भी उस अनाज को सुरक्षित रखने लगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज rearing animals. Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. जानवरों का पालतू जो बनाया जाने लगा, तो क्यों बनाया, उद्देश्य क्या था? जैसे आप देखते हैं कि जानवरों का जो ग्रोथ भी होता है वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब कई गुणज के रूप में होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर एक पशु से 4 पशु या फिर 4 पशु और पशु देना शुरू करेंगे, एनिमल्स देना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे एनिमल्स हो जाएंगे, इसलिए बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो ये मुख्य रूप से हमें मिल्क देते हैं। अधिकांश जो रियरिंग एनिमल्स था वो मिल्क देते थे, जो फूड का एक इम्पोर्टेंट सोर्स थे। इसके अतिरिक्त कुछ एनिमल्स से मीट भी मिलता था जब उसकी आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक स्टोर ऑफ फूड के रूप में उपयोग होने लगा, यानी भोजन का भंडारण के रूप में इसका उपयोग होने लगा। Now we move to the next topic. This is finding out about the first farmers and herders. First जो farmers और herders के बारे में पता लगाने की बात हो रही है। Turn to map to page 12. इसके अध्याय में आप मैप 2 को देखेंगे, पेज 12 में देखेंगे। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, इच मार्क्स ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. These are found all over the subcontinents. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in east and south India. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most existing finds includes remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in the different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. तो साथियों, जब हम देखते हैं जब कहाँ मिलते हैं ये फार्मर्स और हर्डर्स के स्थल को खोजते हैं, तो आप देखेंगे कि ये स्थान जो मिल रहे हैं उसको मैप 2 पेज नंबर 12 में आपको दिखाया गया है। जो ब्लू स्क्वायर से इन चीज़ों को दिखाया गया, नीले वर्ग से इन चीज़ों को दिखाया गया है, जिसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीले वर्ग में इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर ये अर्ली ह्यूमन्स रहते थे और वो क्या करते थे, कृषि और पशुपालन, यानी फार्मर्स और हर्डर्स थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सदर्न एरिया में देखते रहे हैं, यहाँ पय्यमपल्ली है, इसके बाद हल्लूर है, ये नीले वर्ग से जो दिखाए गए स्थान है जहाँ पर अर्ली ह्यूमन्स के कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ देखते हैं तो कोल्डिहवा है, महागढ़ा है, इसके अतिरिक्त यहाँ देखते हैं तो चिरांड है, और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखते हैं तो जाओजली हेडिंग है, और इस तरह से अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो मेहरगढ़ है। तो ये साइट्स हैं जहाँ पर अर्ली ह्यूमन्स के फार्मिंग्स और हर्डिंग का प्रमाण मिला है, अर्थात कृषि और पशुपालन के साक्ष्य इन जगहों पर मिले हैं। और कैसे पता लगाया, तो वहाँ पर आप जानबूझकर या फिर धोखा से ही, लेकिन वहाँ पर कुछ अधजले जो फूड ग्रेन्स है उसके अवशेष मिले हैं। साथियों, ये बात है कि जो जला हुआ फूड ग्रेन्स है
नहीं है वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, या तो वो पौधे के रूप में उग जाएंगे या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अर्ध जले जो फूड ग्रेन्स है वो ज़्यादा दिन तक रहे होंगे, और इसी आधार पर जो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट्स है वो इस बात को बताते हैं कि वहाँ पर फार्मिंग होती थी इन चीज़ों की। Now we move to the next topic. This is towards a settled life. Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Barja home in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. Some stones have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grains even today, several thousand years later. At the same time, tools of Paleolithic types continued to be made and used, and remember, some tools are also made of bones. तो साथियों, ये जो टुवर्ड्स से सेटल लाइफ के बारे में जब रिसर्च करते हैं हिस्टोरियन, तो आपको मैप में भी हमने दिखाया, बड़जा होम प्रेजेंट डे कश्मीर है, कश्मीर में है बड़जा होम। वहाँ पर भी जो डिग हाउसेस मिले हैं, ज़मीन के अंदर घर के अवशेष मिले हैं, और उसमें 2-2 चूल्हे मिले, अंदर भी और बाहर भी। शायद वो अलग अलग मौसम में इसका उपयोग करते होंगे। इसके अतिरिक्त अलग अलग नए प्रकार के, अभी तक जो स्टोन मिल रहे थे उससे कुछ अलग प्रकार के स्टोन भी मिले हैं, जिसको नियोलिथिक कहा गया है। जो पहले के उपयोग किए गए स्टोन से डिफरेंट थे, इसी आधार पर इसे नया नाम दिया गया नियोलिथिक, अर्थात न्यू स्टोन, नवपाषाण। दीज इंक्लूड्स, इनमें जो मिला है मुख्य रूप से कटिंग एजेज मिला है, मोर्टार एंड पेसल्स। वो जो होता है वो मोर्टार एंड पेसल्स होता है साथियों, वो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में अभी भी यूज किए जाते हैं ना, ओखली, चीज़ों को कूटने पीसने के लिए इसका उपयोग, मूसल का प्रयोग और ओखली का प्रयोग किया जाता है। इसके भी अवशेष मिले हैं जिसका प्रयोग आज भी होता है। इसके अतिरिक्त जो न्यूलिथिक स्टोन्स भी मिले हैं, और जो पुराने से चलते आ रहे हैं प्रयोग में, वो स्टोन सब भी मिले हैं। Now we move to the next topic, and the next part of this topic. Many kinds of earthen pots have been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of the diet. Besides, they began weaving cloths using different kinds of materials, for example, cotton that could now grow. अब यहाँ से बर्तन के अवशेष मिले हैं जिसका उपयोग वो लोग पहले समान चीज़ों को रखने के लिए करते होंगे, बाद में उसमें भोजन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किए होंगे। इसके अतिरिक्त कॉटन का, यानी रुई के उगाने का भी जो प्रयोग, कपास उगाने का भी साक्ष्य मिले हैं। Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. साथियों, ये चेंजेज जो एक बार पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से न्यूलिथिक, ये एकाएक नहीं होंगे, एक सभी हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टाइम पीरियड में हुए होंगे। लेकिन इतिहास में अध्ययन की सुविधा के लिए इसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में बांट दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अलग अलग कालखंड में, अलग अलग हिस्से में, अलग अलग समय हुए होंगे। नाउ ए क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में जो मुर्दों के, जो कब्रगाहों के अवशेष मिले हैं, उसकी चर्चा हो रही है। This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes
into Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animals' bones were found, bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. Other finds at Mehergarh include remains of squares of rectangular houses. Each houses had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. तो साथियों जो मेहरगढ़ में मिला है, जहाँ से मेहरगढ़ में आपने देखा कि वहीं पर मानव पहली बार व्हीट और बार्ली को उगा रहे हैं, उसके प्रमाण मिले हैं। वहाँ से जो कब्रगाह मिला है यानी बुरियल साइट्स जो मिला है, उसमें आप देख रहे हैं कि आदमी के साथ मेन के साथ ह्यूमन के साथ जो है ना अन्य जीव जंतु को भी उसमें ज़मीन के अंदर दफनाया गया है, इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 4 या इससे अधिक कंपार्टमेंट वाला कमरा भी मिला है, जिसका उपयोग अधिकांश जगह पर अन्न के भंडारण में किए गए हैं। तो इस तरह से आप मेहरगढ़ जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, वहाँ पर इन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one of such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. जो साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में माना जाता है कि इस सभ्यता में जो मरे हुए लोग जो मर जाते थे उसके प्रति भी सम्मान की भावना होती थी, और ऐसा भी मानना था कि मरने के बाद भी जीवन होता होगा। इसलिए उनके सम्मान के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए उनके साथ अन्य चीज़ों को भी दफना दिया जाता था, जिसमें एक गोट्स का भी मिला है कि ह्यूमन के साथ गोट्स भी एक ही जगह दफनाए गए हैं, इसके अवशेष मिले हैं। आज भी साथियों आप देखते होंगे तो इन चीज़ों की किसी न किसी रूप में आज भी हमारे अगर देखते हैं सनातन धर्म में और जो हिंदू रीति रिवाज में आज भी देखते होंगे कि मरने के बाद भी बहुत सारी क्रियाकलाप होती हैं, और इसी धारणा से होती हैं कि वो कहीं परलोक गमन करेंगे और उनके जीवन, उनका जो वहाँ जो लाइफ होगा वो बेहतर हो, इस उद्देश्य से भी बातें होती हैं। तो साथियों आज के इस क्लास में मैंने NCERT हिस्ट्री लेसन चैप्टर 2 के सभी टॉपिक्स को समाप्त कर लिया है। आप दोनों ही वीडियो को, पहले वाले हिस्से को और ये दूसरे वाले हिस्से को अगर आप देखेंगे, सुनेंगे 1-2 बार, तो बहुत ही समग्र रूप में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कुछ कमेंट्स भी करें, क्योंकि ये मिशन चलता रहेगा। हम NCERT के सभी तथ्यों को, चाहे वो सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, हम व्यवस्था कर रहे हैं। धीरे धीरे बोर्ड की भी व्यवस्था हो रही है और एक समग्र रूप में हम चीज़ों को देने का प्रयास करेंगे। अतः आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट्स भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।